रिजर्व के बारे में। तो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन में आपका नहीं लिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन में लिया हुआ है। आप लोग अगर नहीं भी करते हैं तो नीचे आप वर्किंग नोट में शो करें कि हमारा रूल क्या कहता है, हमारा एक्ट क्या कहता है। अदर इनकम कैसे आया बच्चा? इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री गवर्नमेंट लोन, ठीक है। ये था आपका 5% ऑफ टैक्स फ्री गवर्नमेंट लोन, 2 लाख का 5% दैट इज 10,000। हाँ, ये एक्रूड इंटरेस्ट ही है। चलिए, यस, टोटल आपकी इनकम्स आ चुकी है। नाउ एक्सपेंसेस पर आ जाइए स्टूडेंट्स। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। स्टॉक एंड ट्रेड आपको अब ये जैसे इन्होंने दिया है नोट नंबर 2, अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे परचेज ऑफ स्टॉक, परचेज दिया, लेस रिटर्न किया, कैरीज, ये परचेज ऑफ स्टॉक है उन्होंने डायरेक्ट। यस, स्टॉक एंड ट्रेड। चलिए, चेंजेस इन इन्वेंट्री ये देखना है अपने को, पॉइंट नंबर 3, चेंजेस इन इन्वेंट्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1082 तो आपका क्लोजिंग स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक 952 का था। हम नॉर्मल वे में क्या करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में दोनों को अलग अलग दिखाते थे, सेपरेट, बट यहाँ पर एक साथ दिखाते हुए इनका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड बताना है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा पॉइंट चल रहा है? इनकम का तो हो गया ऊपर। अब हम किस पर चल रहे हैं? अब हम चल रहे हैं बच्चों एक्सपेंसेस पर, और एक्सपेंसेस में हम चेंजेस दिखा रहे हैं इन्वेंट्रीज के, ठीक। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि वही चीज़ है, माइंड में ये चीज़ ध्यान में रखना कि क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल वे में बाय साइड में आता है, सेंस इसको हम बच्चे आगे मत बढ़ो मिस चाहत। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टेकन टू अदर एक्सपेंसेस इंस्टेड ऑफ, हम आएंगे, पहले जो मैं बता रही हूँ बच्चे उस पर आप ध्यान दें, है ना। चलिए, यस, क्लोजिंग स्टॉक 1082 एंड ओपनिंग स्टॉक 952 इसमें मेंशन कर रखा था। तो हम यहाँ पर चेंजेस दिखाएंगे बच्चे। क्लोजिंग स्टॉक को मैंने बताया कि नॉर्मल वे में कहाँ दिखाते हैं, एज ए इनकम, यानी कि बाई साइड में शो करते थे आप अभी तक, और यहाँ ओपनिंग स्टॉक 2 साइड में 952। तो इसका मतलब ये हुआ ये एज ए इनकम है 130 इनकम है, और हम यहाँ दिखा किस में रहे हैं बच्चे? एक्सपेंसेस में। यहाँ हम दिखा रहे हैं एक्सपेंसेस में, इसलिए चेंजेस इन इन्वेंट्री क्या होगा? माइनस में। अगर ये रिवर्स होता, रिवर्स सेंस ये है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक यानी कि बाय साइड की अमाउंट तो है आपकी कम, टू साइड की अमाउंट है ज़्यादा, यानी कि एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इनकम कम है। इनकम क्या है? इनकम हम बाय साइड में क्लोजिंग स्टॉक को ले रहे हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर कम है, ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है, तो हमारी एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। और अगर ऐसा केस होता है तो बच्चे यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? उसको 130 को प्लस कर देते। क्यों कर देते? क्योंकि एक्सपेंसेस ही चल रहे हैं। टॉपिक क्या चल रहा है? हेड क्या चल रहा है इसका? हेडिंग एक्सपेंसेस का। नाउ नेक्स्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये आप लोगों को दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये आप देख लीजिएगा। फाइनेंस कॉस्ट ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, इसको मैं आपको ये अपन देख ही लेते हैं साथ के साथ ही। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में केवल वेजेज ही था। फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आपका 2 लाख और 6% ऐसा कुछ था, तो उसको डायरेक्ट आप कैलकुलेट करके ले लेंगे। इसके बाद में अदर एक्सपेंसेस में एडवर्टाइजमेंट, लीगल चार्जेस, इनको तो डायरेक्टली लेना है। रिपेयर्स के लिए आपको इसमें बताया गया था कि ऑडिटर्स फीस वगैरह इसमें इंक्लूड थी बच्चे। 10 और 2000 को एक बार तो यहाँ सेपरेट अलग कर दोगे। रीज़न इसका ये है कि वो रिपेयर्स से रिलेवेंट नहीं है, दिखाना तो है, शो तो करना एक्सपेंसेस में, लेकिन किस नाम से शो करेंगे? पेमेंट टू ऑडिटर के नाम से। क्योंकि आगे जब इसकी आपकी जो फाइनल अकाउंट्स है, जब उसका ऑडिट होगा बच्चे, तो वो यहाँ ऑडिटर इसको कैंसिल कर सकता है, मीन्स इसमें मिस्टेक बता सकता है कि आपने रिपेयर्स में ऑडिट फीस वगैरह को कैसे दिखाया। सो रिपेयर्स में आप ऑडिट फीस को नहीं दिखा सकते हो, इसको आपको अलग से ही शो करना पड़ेगा। सो पेमेंट टू ऑडिटर्स अलग आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको बताया 5% ऑन 4,16,000। तो ये तो डेटर्स आपके कितने थे देखते हैं हम अभी। डेटर्स डायरेक्ट एट 416, ये किसी का था क्वेश्चन कि भाई इज टेकन टू अदर एक्सपेंसेस इंस्टेड ऑफ शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ओके, मुझे आपने पूछा था कि शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में ना लेके प्रोविजन फॉर डाउटर इज टेकन टू अदर एक्सपेंसेस में हम क्यों ले रहे हैं? मुझे इसमें हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन कहाँ आता है? हेलो,
यस, यहाँ पर हमने देखा कि इसमें हमने अदर एक्सपेंसेस लिया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन हम किस में ले रहे हैं स्टूडेंट्स? नहीं तो आपका इसमें आएगा ना बच्चे, बाद में, वो बात की चीज़ है, वो हम बाद में देखेंगे, अभी आप इसको समझिए। यस, तो यहाँ हमने कहाँ तक लिया? Ma'am, there is no voice. Ma'am. यस, कनेक्ट हो गया? Yes, ma'am. ओके ओके, एक्चुअली वाईफाई था तो लाइट्स ऑफ हो गई थी इसलिए। ठीक है, चलिए। यस, नाउ हम चल रहे थे स्टूडेंट्स अदर एक्सपेंसेस में। तो अदर एक्सपेंसेस मैंने आप लोग को बताया, उसके बाद में टोटल करते हुए आप इसको लेस कर देंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड टैक्स वाला प्रॉफिट आ जाएगा 22800, और कोई इसमें एडजस्टमेंट अभी नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे, यहाँ पर आपको 70,000 करंट टैक्स ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोई आपको कैलकुलेशन नहीं करनी। 70,000 को आप लेस कर देंगे, प्रॉफिट फॉर द पीरियड आपका आ जाएगा इससे। इसके बाद में हम लेते हैं बच्चे नंबर ऑफ शेयर्स। इसमें क्या करना है, टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आता है इसमें वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो वेटेड एवरेज इक्विटी शेयर्स कितने हैं, तो ये हम लेते हैं यहाँ हमारी बैलेंस शीट से। सॉरी, बैलेंस शीट नहीं, ये जो एक्सेट्रा दिया हुआ है बैलेंस शीट का, इसमें से। तो यहाँ हमने देखा शेयर कैपिटल। यस, शेयर कैपिटल दिया हुआ था आपका अमाउंट रुपीज 40 lakhs का। इसमें नीचे आपको दिया हुआ था कॉल्स इन अरियर। यस, कॉल्स इन अरियर था आपका 50,000 का। सो 40 lakhs माइनस 50,000 करेंगे, दैट इज 39 lakhs 50,000। तो 39 लाख 50,000 का जो अमाउंट आएगा, उस 39 लाख 50,000 की अमाउंट को ही आप इसमें डिवाइड करेंगे। वापस समझ लीजिएगा बच्चे, टोटल आपकी शेयर कैपिटल है 40 lakhs की, उसमें से 50,000 आपका कॉल्स इन अरियर है। कॉल्स इन अरियर को आप लेस कर देंगे तो आपका नेट कितनी पेड अप शेयर कैपिटल आई, 39 लाख 50,000। उसको आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर। ओके, नाउ यस, इसके बाद में हम लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे फर्स्ट आता है आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में सबसे फर्स्ट आता है आपका शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में सबसे फर्स्ट आप लेते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में 39 लाख 50,000 कैसे आया, ये आपको मैंने अभी बता दिया था। रिजर्व एंड सरप्लस पर आ जाओ। अब रिजर्व एंड सरप्लस में हमने देखा यहाँ पर प्रॉफिट तो आ ही चुका था आपका। अब नेक्स्ट आते हैं हम इसमें, यहाँ हमने कहा यहाँ जनरल रिजर्व क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 lakhs का, वो ही आप यहाँ पर लेंगे। 176,000 दैट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट या P&L अकाउंट। करंट ईयर्स के प्रॉफिट को आप ऐड कर देंगे, लेस एप्रोप्रिएशन। मेन ये है, एप्रोप्रिएशन को बच्चे लेस कर देना है। इंटरिम डिविडेंड आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन थी क्वेश्चन में। प्रपोज डिविडेंड का अमाउंट दिया हुआ था। CDT कैसे निकाला, मीन्स कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कैसे निकाला, तो यहाँ पर ये जो आपकी दोनों अमाउंट आएगी, कंबाइंड अमाउंट, इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड, दोनों का जो टोटल होगा उसका 17% जब आप लेंगे तो वो आ जाएगा आपका कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। इस अमाउंट को भी आप लेस कर दोगे बिकॉज दिस इज द
अमाउंट्स ऑफ एप्रोप्रिएशन, ये लेस करने के बाद में जो आपका अमाउंट आएगा वो करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा आफ्टर एप्रोप्रिएशन। इसी को ही आप जनरल रिजर्व के साथ इंक्लूड करते हुए बैलेंस शीट में शो करोगे। एक मिनट, चलिए क्लियर है यहाँ तक का? यस। ये शो करने के बाद में अब आ जाता है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस के बाद। बाद में डिस्कशन करना, मैं अभी सारी चीज बता दूंगी स्टूडेंट्स, आपस में आप लोग ज़्यादा डिस्कशन मत करो, है ना। चलिए यस, अब आती है बच्चे आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हम क्या क्या अमाउंट्स लेंगे? ओनली 6% बेंचेस आपको गिवन थे, 6% डिबेंचर्स आ जाएंगे। 11 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। अदर करंट लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग इंटरिम डिविडेंड, इसमें आप लोगों को क्या था कि इंटरिम डिविडेंड कितना आपका प्रपोज हुआ है वो दिया हुआ था, और ऊपर आपको इंटरिम डिविडेंड पे कितना हुआ वो भी दिया हुआ है। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग इंटरिम डिविडेंड, तो वो हुआ आपका 28,750 का। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, क्योंकि यहाँ पर डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट पे किया या नहीं कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, इसलिए 1,20,000 को हम यहाँ अदर करंट लाइबिलिटीज में शो करेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, बच्चे शॉर्ट टर्म प्रोविजन में ही प्रपोज डिविडेंड, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्स आता है। यस, आप बताइए क्या कह रहे थे आप गाइज? लॉन इज, किसका क्वेश्चन था? Any queries about proposed dividend or CDT or provision for tax? Yes. Mute your mic, Mr. Vaibhav Jain. Mute your mic. Yeah. Yes. प्रपोज डिविडेंड, सीडीटी और प्रोविजन फॉर टैक्स को वापस समझ लो बच्चे अच्छे से कि इनको शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हम इसलिए लेते हैं बिकॉज दीज आर पेबल विद इन 12 मंथ्स। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाता है फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स में यहाँ पर समझने वाली बात है। ओके यस बच्चे, फिक्स्ड असेट्स में हम लैंड एंड बिल्डिंग लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग में की अमाउंट आपको 51,12,000 दी हुई है, और फिर है फर्नीचर एंड फिटिंग्स की अमाउंट 26,000। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी दिया हुआ है। इसके अलावा आपको डेप्रिसिएशन की अमाउंट अभी यहाँ पर नहीं दी हुई है। नीचे आ जाओ, अभी भी आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, और नीचे आ जाओ, थर्ड पॉइंट आ जाओ। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन ऑल असेट्स वाज कैलकुलेटेड फॉर द अमाउंट 286 फॉर, कैलकुलेट करना ही नहीं, ऑलरेडी आपको गिवन है इन द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सो फिक्स्ड असेट्स में आए आपको तो 286,400 डायरेक्टली आपको गिवन है, ये लिया आपने। इस तरह से आपका इंटेंजिबल असेट्स का अमाउंट आपका आ जाएगा, ये सॉरी फिक्स्ड असेट्स का जो WDV है वो अमाउंट आपका आ जाएगा। इंटेंजिबल असेट्स में गुडविल आपको दी हुई है, उसको आप यहाँ इंक्लूड करते हुए टोटल आप फिक्स्ड असेट्स में इसको ले लेंगे। यस इसके बाद में आता है स्टूडेंट्स 15 इंटेंजिबल असेट्स। ये इन्होंने गलती से ले लिया था, ये इंटेंजिबल असेट्स को आप अलग से शो करोगे और टेंजिबल असेट्स को आप अलग से शो करोगे, गुडविल जो था। हाँ अभी बताते हैं। बच्चे गुडविल डिडक्ट नहीं करी है, ये इन्होंने यहाँ जो दिखा रखा है ना दिस अमाउंट गुडविल अमाउंट 320, इसको सेपरेटली बुक्स में शो किया, ये देखिए 320। ओके ये 320। चलिए नाउ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस सेंस ये है आपकी बच्चे बिल्डिंग बन रही है, बनकर तैयार नहीं हुई है, वर्क इन प्रोग्रेस है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन मिस प्रिंट है। ओहो चलो
यस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस सेंस ये होता है कि अगर कोई फिक्स्ड एसेट आपकी अभी तक बनकर तैयार नहीं हुई है, कंस्ट्रक्शन आपका अभी चल रहा है, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, सो इसको इन्होंने अलग से मेंशन किया है बिकॉज ये अभी टेंजिबल एसेट में कन्वर्ट नहीं हुई है, दैट इज 98,000। नाउ इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, और ये ऊपर नीचे हो रखा है बच्चे। CWIP जो है ना वो ये यहाँ पर आना चाहिए था, ये इसमें आएगा CWIP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट आ जाते हैं अब 16th नोट पर। ट्रेड रिसीवेबल आपको ये बता ही दिया था, ट्रेड डेटर्स 416 दे रखे हैं, उस पर 5% बनाना था, ये बना देंगे। ये बनाने के बाद BRs भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट आ जाओ कैश इन हैंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कैश इन हैंड दिया हुआ है। बैंक OD को आप यहाँ पर ही लेस करेंगे, इसका रीज़न मैं बता रही हूँ। अभी बताती हूँ, एक बार ये समझ लीजिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को स्टूडेंट्स कैश एंड बैंक OD को यहाँ पर यहाँ पर क्यों लिया है? यहाँ पर इसलिए लिया है बैंक OD को बिकॉज हमारा हेड क्या चल रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसलिए बैंक OD को भी यहीं इंक्लूड करोगे। अगर कैश एट बैंक होता तो प्लस हो जाता, चूंकि ये बैंक OD है इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में यहाँ पर पेमेंट ऑफ टैक्स दिया हुआ था स्टार्टिंग में ही, एडवांस टैक्स का पेमेंट वो लेना है। अदर करंट असेट्स में अक्रूड इंटरेस्ट ये आप लोगे अदर करंट असेट्स में, बिकॉज यहाँ पर आपको मेंशन नहीं था कि जो गवर्नमेंट लोन्स है, टैक्स फ्री गवर्नमेंट लोन्स, उन पर इन्होंने इंटरेस्ट में लिया है, रिसीव किया है या नहीं, इसलिए इसको आप अलग से 19th नोट में शो कर रहे हैं। चलिए, हाँ, अब आपका प्रॉब्लम है 5% टैक्स फ्री गवर्नमेंट लोन टेकन टू नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। Yes, instead of long-term loans and advances, बच्चे long-term loans and advances है ना, आप ये कह रहे हैं। ये आपकी, चलिए लाइट्स आ गई, ये अच्छा हुआ। चलिए मुझे, ये आपकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। ओके, यहाँ पर आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट शो हो रहे हैं। एक मिनट, ये तो मेरा क्वेश्चन का था। दिस इज द बैलेंस शीट फॉर्मेट ना, दिस इज द एसेट्स। ओके, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। आपका क्वेश्चन ये है कि टैक्स फ्री लोन जो है उसको नॉन करंट में ले रहे हैं। बच्चे आपने इन्वेस्ट कर रखा है, मीन्स आपने टैक्स फ्री लोन से परचेज कर रखे हैं, दैट इज असेट, इसलिए इन्वेस्टमेंट तो है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में इसलिए लिया है क्योंकि ये विद इन 12 मंथ्स में रियलाइज नहीं होंगे, दूसरा ऑपरेटिंग साइकिल से रिलेवेंट नहीं है। फिर आ जाता है इनको लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में हमने क्यों नहीं लिया है, आपका क्वेश्चन ये बन रहा है। यस, 5% टैक्स फ्री गवर्नमेंट लोन, तो बच्चे इसको ये तो याद रखना है, ध्यान रखना है, मीन्स ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स ही होते हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, वो लोन एडवांसेस अलग है बच्चे, वो जो लोन एडवांसेस है वो लोन नहीं है। ये गवर्नमेंट लोन जो है ना, ये एज ए सिक्योरिटी है, ये वो लोन नहीं है। ओके, इसलिए हमने एज ए इन्वेस्टमेंट के रूप में यहाँ लिया है। चलिए, आप जो समझ रहे हो वो ये आप बोरो करना वो वाला लोन समझ रहे हैं, वो वाला लोन नहीं है, ये सिक्योरिटीज है जिसका नाम है गवर्नमेंट लोन, रियलिटी में ये कोई लोन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी अकाउंट्स क्लोज करती हूँ। और अब हम लेते हैं बच्चे कैश फ्लो स्टेटमेंट। जस्ट वेट,
इसमें स्टार्ट करते हैं। ये जब तक अपीयर होगा स्क्रीन तब तक बच्चे, सबसे पहला तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनीज के द्वारा ही बनाया जाता है। हम देखते हैं बच्चे फाइनल अकाउंट्स वगैरह, तो फाइनल अकाउंट्स तो हर बिजनेस में बनता है, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट्स केवल और केवल कंपनीज ही बनाती है। चलिए, कैश फ्लो में हम क्या क्या चीज़ें लेते हैं। कैश फ्लो मीन्स ये होता है कि एक कंपनी का जो बिजनेस रन हो रहा है उसमें कैश कहाँ से इन हो रहा है, कहाँ से आउट हो रहा है। यहाँ ये चीज़ बस अपने को ध्यान रखनी है बेसिकली कि केवल कैश पर ही फोकस करना है, अदर एक्टिविटीज़ या अदर ट्रांजेक्शन्स पर फोकस नहीं करना है। फॉर एग्जांपल आपने देखा कि हमने कंपनी अकाउंट्स में और नॉर्मल अकाउंटिंग में लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स भी पढ़ा, डेप्रिसिएशन भी पढ़ा, हमने अदर जो नॉन कैश आइटम्स है वो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर पढ़ी थी। तो उन चीज़ों को यहाँ पर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज इनसे ना तो कैश का इनफ्लो होता है ना ही कैश का आउटफ्लो होता है। इनफ्लो सेंस ऐसे ट्रांजेक्शन्स जिनसे कैश हमारी कंपनी में आता है, इन होता है, और कैश आउटफ्लो सेंस ये होता है कि ऐसे ट्रांजेक्शन्स जिनसे हमारा कैश जाता है बिजनेस से बाहर। दैट इज द मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3 ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश कंप्राइजेज ऑफ कैश इन हैंड, किस किस को लिया जाएगा, कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स, बोथ दोनों को लिया जाएगा कैश में। कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स that are readily convertible into non amount of cash. An investment normally qualifies as a cash equivalent only when it has a short maturity. Normally इनका जो short maturity time period बताया जाता है वो बताया जाता है 90 days का। Treasury bills, commercial paper, money market funds, etc. Cash flows are inflows and outflows of cash and cash equivalents. बच्चे लाइट्स वगैरह की वजह से अगर कोई ब्रेक हो जाता है तो ये नॉर्मल केस है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान ना दें, ये नॉर्मल केस है, किसी के भी हो सकता है। just a minute, okay. Everyone can hear me? चलिए, यस, एक्चुअली पहले यहाँ लाइट ऑफ हो गई थी तो मैंने इसको मेरे मोबाइल से हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया था, लाइट्स आ चुकी है, ये वापस आपका वाईफाई से ही चल रहा है, इट्स नॉर्मल प्रोसेस बच्चा। ओके, नाउ आ जाइए अपने पॉइंट पर। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम एक्टिविटीज़ देख रहे हैं। देयर आर 3 एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। बच्चे दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसको स्टार्टिंग से ही ध्यान में रखना, और मैं आपको इस तरह से इस टॉपिक को समझाऊंगी कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी इसमें कहीं पर भी मिस्टेक नहीं होगी, इसलिए सब चीज़ें एक एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट वन इज रेवेन्यू एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो कि हमारे नॉर्मल बिजनेस से रिलेवेंट होते हैं, वो एक्टिविटीज़ आपकी किस में, वो ट्रांजेक्शन्स आपके किस में आएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। इनमें क्या लेते हैं हम, रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ सेंस एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक, लेकिन इसमें किसको इंक्लूड नहीं करना है बच्चों, कैश इक्विवेलेंट्स को इंक्लूड आप नहीं करोगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में दैट रिजल्ट इन चेंजेस इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ऑनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग्स। अब बिल्कुल इसको मैं इतना सा करके बताती हूँ कि आप लोगों को इतना कुछ याद नहीं रखना है कि हम ऑपरेटिंग में मैडम किसको ले, इन्वेस्टिंग में किसको ले, फाइनेंसिंग में किसको ले। बच्चे सिंपल वे बता रही हूँ, बहुत सिंपल वे है, ध्यान से सुनिएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे फर्स्ट आ जाओ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक।
हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनता है बच्चे, उसमें P&L भी दिया हो सकता है, उसके अंदर आपकी बैलेंस शीट भी गिवन हो सकती है, दोनों गिवन हो सकती है। इन दैट केस जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्व करते हो क्या क्या चीजें देखनी है? फर्स्ट वन प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे, सेकंड वन बैलेंस शीट में केवल करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज को ही देखना है। ठीक, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को जब हम सॉल्व आउट करते हैं केवल आपके बिजनेस से रिलेवेंट जो ट्रांजैक्शन है वो ही देखने हैं। सेकंड आ जाइए अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बिल्कुल सिंपल है बच्चे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किससे बनी? इन्वेस्टमेंट पे, इन्वेस्ट वर्ड आ रहा है। सो यहाँ आप क्या करोगे, बैलेंस शीट की जो असेट साइड, इन्वेस्टमेंट्स कहाँ शो होते हैं? बैलेंस शीट की असेट साइड में। तो बैलेंस शीट की असेट साइड देखोगे और असेट साइड में भी किस को देखना है? केवल इन्वेस्टमेंट्स कैसे होते हैं बच्चे? इन्वेस्टमेंट्स होते हैं लॉन्ग टर्म नेचर के, मीन्स नॉन करंट असेट्स नेचर के। तो करंट असेट्स को इसमें से छोड़ देना, केवल आप लोग क्या लेंगे? नॉन करंट एसेट्स। ओके, चलिए लास्ट है बच्चे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंस आप कैसे करते हो? शेयर से करते हो, डिबेंचर से करते हो, किसी से लोन कर लेते हो बैंक से, या कोई अदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे लेते हो। तो स्टूडेंट्स दैट मीन्स ये हुआ कि जब आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सॉल्व करोगे उस समय केवल और केवल आप लोगों को बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को ही देखना है। करंट लायबिलिटीज को आप छोड़ देंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज को ही देखेंगे आप लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ठीक, नेक्स्ट बात ध्यान से सुनिएगा, कोई सी भी एक्टिविटी हो, अगर किसी ट्रांजैक्शन को किसी एक्टिविटी में आप इंक्लूड करते हो तो बच्चे उससे रिलेवेंट जो ट्रीटमेंट है या ट्रांजैक्शन है वो भी उसी एक्टिविटी में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा इशू ऑफ शेयर्स, बच्चे इशू ऑफ शेयर्स क्या है? वो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक, तो शेयर्स पर आप क्या देते हो? शेयर से रिलेवेंट ट्रीटमेंट्स देखो। हमने कहा इशू ऑफ शेयर, ये तो पॉइंट नंबर 1 फर्स्ट हो गया। हमने कहा जब तक रिडेम्पशन नहीं होता है उस पर हम डिविडेंड भी पे करते हैं। हमने कहा फिर हम क्या करते हैं? फिर हम उनका रिडेम्पशन कर देते हैं। तो बच्चे अगर आप इशू ऑफ शेयर्स को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ले रहे हो तो अब सोचने वाली बात नहीं है कि मैडम अब डिविडेंड ऑन पेमेंट ऑन शेयर्स किस में ले, डिविडेंड ऑन शेयर्स किस पर ले? तो बच्चे डिविडेंड ऑन शेयर्स भी फाइनेंसिंग में ही जाएगा। ठीक, ऐसे ही हमने कहा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमने लिया, अभी देखा था जैसे टैक्स फ्री गवर्नमेंट लोन। टैक्स फ्री गवर्नमेंट लोन कहाँ जाएगा बच्चे? टैक्स फ्री गवर्नमेंट लोन जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अब बच्चे अगर उस पर इंटरेस्ट रिसीव होगा तो बट नेचुरल है वो भी कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। उसमें अपने को सोचना नहीं है कि वापस की हम ऑपरेटिंग में डालें, इन्वेस्टिंग में डालें कि फाइनेंसिंग में डालें। ठीक है, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। यस, नेक्स्ट आ जाइए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मैंने इसमें मेन पॉइंट्स लिए हैं बच्चों। कैश इन फ्लो में हम क्या क्या लेते हैं? कैश सेल्स लेते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स लेते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम कमीशन एंड फीस लेते हैं, रॉयल्टी लेते हैं। उधर कैश आउटफ्लो जो लेते हैं उसमें कैश परचेज लेते हैं, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ वेजेस, इनकम टैक्स लेते हैं। अगर इन द केस ऑफ आपका फाइनेंशियल कंपनीज है, फाइनेंशियल कंपनीज के केस में थोड़ा सा और इसमें इंक्लूड करते हैं क्या कि कैश इनफ्लो में कैश रिसीव्ड फॉर इंटरेस्ट और एंड डिविडेंड्स को भी इसमें लेंगे। क्यों? क्योंकि ये कंपनी का काम ही क्या है? बिजनेस ही क्या है? फाइनेंस का बिजनेस। तो फाइनेंस का बिजनेस है तो वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा ना, अगर वो इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव कर रही है, इसलिए कैश रिसीव्ड फॉर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इसमें आएगा। सेल ऑफ सिक्योरिटीज भी इनफ्लोज में जाएगा। कैश आउटफ्लोज में आपका कैश पेड फॉर इंटरेस्ट, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, वो कैश आउटफ्लो में जाएगा। मैम बोथ इंट्रीम एंड प्रपोज डिविडेंड पेड आर रिकॉर्डेड इन डिविडेंड पेड। यस, ये आपका क्वेश्चन है बच्चे, बोथ इंट्रीम एंड प्रपोज डिविडेंड पेड आर रिकॉर्डेड इन डिविडेंड पेड। बच्चे है तो डिविडेंड ही, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो दोनों चीजें ही आप किस में डालेंगे? फाइनेंशियल एक्टिविटीज में ही डालेंगे। ठीक है, डिविडेंड पेड ही है, बात एक ही है।
दोनों अलग होते हैं। मीन्स इंटरिम डिविडेंड जो कि फाइनेंशियल ईयर के मिड सेशन में कभी भी दिया जाता है। प्रपोज्ड डिविडेंड नॉर्मली ये होता है कि जो फाइनल डेट होती है जो कि डायरेक्टर्स की मीटिंग में फिक्स होता है डिविडेंड के पेमेंट का, जिसे हम फाइनल डिविडेंड बोलते हैं, वो आपका प्रपोज डिविडेंड होता है। तो वो जब पे होगा तब भी वो फाइनेंशियल एक्टिविटी में ही जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। चलिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बच्चे कैश इनफ्लोज में क्या रहेगा, जैसा मैंने बताया, जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को सॉल्व आउट करें बच्चे, बैलेंस शीट की असेट साइड देखना, असेट्स में से भी नॉन करंट असेट्स देखना। अब असेट में आप कह दो मैडम नॉन करंट असेट में फिक्स्ड असेट कैसे आ गई बच्चे, असेट्स है उसके दो पार्ट कर दिए, एक करंट एक नॉन करंट। जो करंट असेट नहीं वो सारी की सारी नॉन करंट हो गई, ठीक है। जो करंट असेट्स नहीं है वो सारी नॉन करंट असेट्स है। तो जितनी नॉन करंट असेट्स है बच्चे उनसे रिलेवेंट सारे ट्रांजेक्शन आपको किस में लेने हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। कैश इनफ्लो, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। उधर आउटफ्लो में हमने परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ये लिया। फाइनेंसिंग पर आ जाओ बच्चे, कैश इनफ्लो में इशू ऑफ शेयर्स इन कैश, इशू ऑफ डिबेंचर इन कैश, ध्यान रखना इन कैश। कई बार हम कहते हैं बिजनेस परचेज किया और शेयर्स इशू कर दिए, बट बिजनेस परचेज किया और शेयर इशू किए परचेज कंसिडरेशन के रूप में, तो वहाँ कैश रिसीव थोड़ी ना हुआ। इसलिए अगर ऐसा केस होता है तो वहाँ हम इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश बोलते हैं। इशू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में पढ़ाया था मैंने आप लोगों को कल, ठीक है। तो उसको यहाँ कैश इनफ्लोज में आप लोग नहीं लेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अगर कोई रहता है तो वो आप यहाँ ले लेंगे, यानी कि किसी से लोन लिया है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो किससे होता है बच्चे, पेमेंट ऑफ लोन करते हैं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब आ जाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का यहाँ पर मैंने आप लोगों को डायरेक्ट मेथड और दो मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड के अंदर हम कैसे इसका फॉर्मेट करेंगे, सॉल्यूशन कैसे रहेगा, तो फर्स्ट मैंने इसमें लिया है बच्चे। चाहे डायरेक्ट मेथड हो चाहे इनडायरेक्ट मेथड हो, एक बात तो ये ध्यान रखनी है, दोनों मेथड के केस में केवल चेंजेस जो रहते हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही रहते हैं। फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग दोनों एक्टिविटीज आप एज इट इज दिखाओगे इन बोथ मेथड्स, दोनों में एक जैसे रहेंगे। चेंजेस कहाँ होते हैं, केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। यस, सबसे पहले आता है कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले आप कैश इनफ्लोज दिखाते हो, इसलिए कैश रिसीप्ट्स फ्रॉम कस्टमर्स लेस कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज। स्टूडेंट्स, जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो तो जो आइटम्स आपकी नेगेटिव आइटम्स हैं उनको विद इन ब्रैकेट शो करना होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सो कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज आप लोगों ने शो किया तो ये लेस में जा रहा है। तो अमाउंट जो आप लोगे ना यहाँ पर, ये वाली अमाउंट, ये अमाउंट आपको क्या करना है, विद इन शॉर्ट वाला जो ब्रैकेट होता है, शॉर्ट ब्रैकेट, वो लगा देंगे। ये आएगा आपका लेस करने के बाद में कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इनकम टैक्स पेड को अगर आप लेस कर देते हैं तो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आ जाता है। एड प्रोसीड्स फ्रॉम एनी डिजास्टर सेटलमेंट, ये आपका ये जो डिजास्टर सेटलमेंट का बताया है ये बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ही है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वो होते हैं जो कि फिक्स नेचर के नहीं होते, जरूरी नहीं है वो हर साल हों, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कहते हैं। मैंने आपको बताया था जैसे कोई इंश्योरेंस की अमाउंट, क्लेम की अमाउंट मिल रही है तो इनकम, भाई कैश का फ्लो तो हुआ है ना बिजनेस में, शो तो करना है। अब कहाँ दिखाएं, फाइनेंस में दिखा नहीं सकते, किसी से लोन थोड़ी ना लिया है हमने जो फाइनेंस में दिखा देंगे। हमारा कोई ये इन्वेस्टमेंट भी नहीं है भाई, हमें तो इंश्योरेंस की अमाउंट रिसीव हुई है, कहाँ शो करें बच्चे, ऑपरेटिंग में करेंगे। अब ऑपरेटिंग में कहाँ करें, तो बच्चे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में चला जाएगा। इसके बाद में जब आप इसका ऐड और लेस बच्चे दोनों ही चलता है, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, जैसे सपोज करो फैक्ट्री आप रन कर रहे हो, फैक्ट्री के केस में कई बार आपका ये रहता है कि कोई क्लेम चल रहा था किसी वर्कर के ऊपर और वो क्लेम हमारी कंपनी हार जाती है सपोज एक बार, तो ऐसे केस में कंपनी को क्लेम का अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो क्लेम का अमाउंट जब आप पे करते हो तो वो भी एक तरह का एक्सपेंसेस ही है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या देखना है कि वो एक्टिविटीज, वो ट्रांजैक्शन जिनसे आपका कैश का आउटफ्लो हो रहा है या इनफ्लो हो रहा है। तो फ्लो हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमने कहा आउटफ्लो हो रहा है, तो उस आउटफ्लो को किस हेड में दिखाओगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में दिखाओगे। यस,
ये शो करने के बाद नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बच्चे अगर आपका पॉजिटिव अमाउंट आ रहा है तब तो कैश फ्लो लिखना चाहिए, और अगर आपका माइनस में अमाउंट आ रहा है उसको आप लिखेंगे नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम, ये सॉरी जनरेटेड नहीं, नेट कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यूज्ड वर्ड आपका आ जाएगा माइनस के केस में। कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अगर आपकी होती है तो जो प्लस की अमाउंट्स है, जैसे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, मतलब कि आपने सेल आउट किया है इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट्स, ये आप प्लस में डालोगे, लेस फिक्स्ड एसेट्स कर दोगे अगर उनको परचेज किया है। इन पर जो भी है, जैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी चल रही है, कहीं पर हमने इन्वेस्ट कर रखा है तो उन इन्वेस्टमेंट पर अगर इंटरेस्ट मिलता है वो, नहीं तो डिविडेंड अगर मिल रहा है वो, तो जो भी रिसीव हो रहा है उस अमाउंट को आप ऐड में ले लेंगे। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्रोसीड्स हो गया ये, ठीक है। टाइम वेस्ट किए बिना अपन बच्चों आगे चलते हैं मेन चीज पर। फाइनेंसिंग एक्टिविटी तक जब आप कर लेते हैं उसके बाद आता है बच्चे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और डिक्रीज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट, है ना। स्टूडेंट्स यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ इस केस में मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, मैं यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। ये कैसे आएगा अमाउंट आपका, ब्रैकेट में लिखिएगा ए प्लस बी प्लस सी। ये एग्जाम में भी शो करना है स्टूडेंट्स, वापस सुन लो। ये जो दे रखा है ना, नेट इंक्रीज और डिक्रीज कर लेना ऑब्लिक लगाते हुए, ऑब्लिक डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ब्रैकेट में आप लिख लीजिए इसके आगे ए प्लस बी प्लस सी। ओके, ये कैसे अमाउंट आएगा, ऊपर जो आपने नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिया वो, प्लस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्लस फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन तीनों का टोटल करते हुए आप लोग यहाँ पर लेंगे। फिर आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड ले लोगे, ये बैलेंस शीट के थ्रू आएगा आपका। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड, ये इसका आंसर रहेगा। मतलब ए बी सी को तीनों को जो प्लस किया था अगर आप उसमें ऐड कर देते हो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो आपका आ जाना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बच्चे अगर ये क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन है उससे अगर मैच नहीं कर रहा है, दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं ऊपर मिस्टेक की है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का अगर क्वेश्चन आता है उसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि वहां पर अपने को क्या होता है, वहां पर अपने को इसका क्रॉस टैली भी हो जाता है कि हमने जो सॉल्यूशन किया वो सही है या नहीं। यस, नोट्स मैंने आपको बता दूं, कैश रिसिप्ट्स फ्रॉम कस्टमर्स, सबसे फर्स्ट डायरेक्ट मेथड में हमने लिया था कैश रिसिप्ट्स फ्रॉम कस्टमर। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं बच्चे, रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज सेल्स फॉर द ईयर। इसमें ऐड करेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स एंड बीआर एट द बिगिनिंग, और लेस करते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। रिसीवेबल मतलब बच्चों डेटर्स और बीआर को इंक्लूड जब हम करते हैं तो वो रिसीवेबल कहलाते हैं। ऐसे ही क्रेडिटर्स प्लस बीपी जो होते हैं वो पेएबल्स कहलाएंगे, ट्रेड पेएबल्स। ओके, तो अब यहाँ पर मैडम ये ऐड लेस क्यों किया बच्चे, ये याद मत करना, इसको आप लोगों को याद नहीं करना है, रटना नहीं है, इसको आपका लॉजिक समझना है। लॉजिक क्या है बच्चे, मैंने ये कहा ये टोटल सेल्स है करंट पीरियड की, ठीक। अब यहाँ पर ये चीज देखिएगा कि मैंने कहा कि टोटल सेल्स बोल रही हूँ, इसका मतलब कि टोटल सेल्स में तो कैश भी इंक्लूड है और क्रेडिट सेल्स भी इंक्लूड है। बच्चे कैश सेल्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बना रहे हैं, बट अगर इसमें क्रेडिट सेल्स भी है तो मैडम क्रेडिट सेल्स तो आनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं हम, तो उसका क्या करें, उसका हम क्या करें। तो सिंपल सी चीज है बच्चे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं और इसीलिए हमने इसमें हेडिंग का नाम क्या रखा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से कैश कितना रिसीव हुआ, तो कस्टमर से कैश सेल्स हुआ, वो कस्टमर से रिसीव हुआ। हमने कहा क्रेडिट सेल्स भी इस साल हुई, बच्चे क्रेडिट सेल्स होती है तो डेटर्स ही तो क्रिएट होते हैं, ठीक है, और वो डेटर्स हो सकता है कुछ इस साल दे दें, हो सकता है कुछ नेक्स्ट ईयर में दें, ठीक। हम ये कहते हैं कि डेटर्स और बीआर कुल मिलाकर ट्रेड रिसीवेबल्स आर इंक्लूडेड इन करंट असेट्स। ये करंट असेट्स होते हैं जिन्हें हम 12 मंथ्स में रिसीव कर लेंगे। तो हम क्या कहते हैं कि जो ओपनिंग बैलेंस था लास्ट ईयर का, तो लास्ट ईयर का जो ट्रेड रिसीवेबल था वो करंट ईयर में रिसीव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उनको ऐड कर लेंगे, इसलिए ऐड कर लेंगे, रीजन क्या है मैंने वो बताया। और जो हमने कहा जो इस साल हमने करंट ईयर में जिनका पेमेंट हमने नहीं किया है उन ट्रेड रिसीवेबल्स को आप लेस कर दो, क्यों, क्योंकि उससे कैश का फ्लो नहीं हुआ है,
इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट ये आता है कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर। कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज, बच्चे COGS यानी कैश कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको अगर गिवन है, दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे दिखाते हैं? तो हम कहते हैं परचेजेज प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक, तो COGS अगर आपको दिया हुआ है तो बच्चे लेस ऑपरेटिंग इन्वेंट्री कर देना है आपको यहाँ पर, और ऐड क्लोजिंग इन्वेंट्री कर दोगे तो ये परचेजेज आ जाएगा। ठीक, परचेजेज आप ले लेते हैं, आपने वही वाली बात हो गई बच्चे, टोटल परचेजेज बोल रहे हो तो परचेज किससे बनता है? परचेज बनता है बच्चे कैश एंड क्रेडिट परचेज से, बोथ आर इंक्लूडेड। वही बात है कि लास्ट ईयर के जो क्रेडिटर्स है उनको आप इस साल पे कर दोगे, करंट ईयर में पे कर दोगे। ठीक है, तो करंट ईयर में पे करोगे इसलिए ओपनिंग बैलेंस को ऐड कर दो, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड पेबल्स दैट मीन्स करंट ईयर में उनका पेमेंट नहीं होगा, कैश का फ्लो नहीं होगा इसलिए यहाँ लेस कर दो। टोटल कैश पेड फॉर परचेजेस। बच्चों कई बार डायरेक्ट मेथड का भी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैं इसको डिटेल में ढंग से समझा रही हूँ, अदरवाइज मैं चाहती तो इसको स्किप करते हुए, ज्यादातर तो इनडायरेक्ट मेथड का ही क्वेश्चन आता है, बट कभी कभी आपका डायरेक्ट मेथड का भी आ जाता है, इसलिए डायरेक्ट मेथड को भी समझना जरूरी है। ओके, टोटल कैश पेड फॉर परचेजेस, ये आया कैश पेड फॉर परचेजेस। एक्सपेंसेस एज पर P&L अकाउंट जो भी दिया हुआ है वो आप लेंगे। P&L अकाउंट में जो एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं बच्चे, उसमें ये ध्यान नहीं रखा जाता है, वो एक्रूड बेसिस पर दिखाए जाते हैं। सेंस ये है कि वहां ये नहीं देखा जाता है कि उनको हमने पे किया या नहीं, वो आउटस्टैंडिंग में है तो भी हम दिखा देते हैं, अगर प्रीवियस ईयर में एडवांस करंट ईयर के लिए पे कर दिया था वो भी दिखा देते हैं। लेकिन हमें कैश फ्लो बना रहे हैं, यहाँ हमें केवल उन्हीं एक्सपेंसेस को लेना है जिनका हमने एक्चुअल में पेमेंट इस साल करंट ईयर में किया है। सो एक्सपेंसेस एज पर P&L अकाउंट वो कंप्लीट अमाउंट आप लोगे, देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन द बिगनिंग, दैट मीन्स प्रीवियस ईयर के जो थे वो इस साल आप पे कर दोगे, बिकॉज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर करंट लाइबिलिटीज। ओके, तो इनका इस ईयर में, करंट ईयर में तो पेमेंट होगा ही होगा, इट इज मस्ट। तो अब ये ले लेते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन द बिगनिंग। ऐसे ही बच्चे प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द एंड, करंट ईयर के एंड में अगर हमने कोई एडवांस में एक्सपेंसेस पे कर दिए, जैसे मैंने कहा मैंने तो इस साल सैलरी एडवांस पे कर दी नेक्स्ट ईयर की, तो बच्चे नेक्स्ट ईयर की सैलरी एडवांस में पे करी है तो उसको हम बोलेंगे प्रीपेड सैलरी या प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस इस साल करंट ईयर में करें हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, लेकिन हम जब P&L अकाउंट बनाते हैं तो इस सैलरी के अमाउंट को एक्सपेंसेस में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस, कौन सा प्रॉफिट और लॉस बताता है? करंट ईयर का, और करंट ईयर की सैलरी वो नहीं होती है। मैंने कहा सैलरी एडवांस में पे करी है, इसे बिल्कुल भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हमने अमाउंट तो एक्सपेंसेस की कहाँ से उठाई थी? ये हमने उठाई थी क्वेश्चन में P&L अकाउंट से, इसलिए हम क्या करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द एंड जो होगा उसको हम यहाँ ऐड कर देंगे। इसका जो रिवर्स नेचर है या रिवर्स जो ट्रीटमेंट है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड और प्रीपेड एक्सपेंसेस इन द बिगनिंग में रहेगा। ये आएगा बच्चों कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस, और कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस एंड कैश पेड फॉर परचेजेस को जब आप इंक्लूड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो वो आ जाता है कि कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज। नाउ नेक्स्ट इनडायरेक्ट मेथड, जैसा कि मैंने बताया था पूरा आपको देखने की जरूरत नहीं है बच्चे, केवल आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर ही ध्यान दीजिए। डायरेक्ट मेथड और इन दोनों में, केवल इन दोनों में ही चेंजेस आता है, मेथड में एक्टिविटी में ही चेंज आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, बाकी फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यूजुअली एज यूजुअल चलती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का स्टार्टिंग हम करते हैं नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट, बट कैसा नेट प्रॉफिट? फॉर द पीरियड बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, एडजस्टमेंट फॉर नॉन करंट एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स चार्ज टू P&L अकाउंट। इसमें आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं कि एडजस्टमेंट फॉर नॉन करंट एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स which have been already debited into profit and loss account। ठीक है, ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा नॉन करंट एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, क्योंकि उन्हीं को लेना है जो कि P&L में चार्ज हो चुका है, जिन्हें हमने डेबिट कर चुके हैं P&L अकाउंट में, लेकिन नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? क्योंकि या तो वो नॉन करंट आइटम थी ना, या तो वो नॉन करंट आइटम थी, या नॉन करंट नहीं बच्चे, नॉन कैश करना, यहाँ नॉन कैश आइटम करो।
एडजस्टमेंट फॉर नॉन करंट की जगह नॉन कैश आइटम कर देना यहाँ पर। करंट भी वैसे सही रहता है लेकिन फिर भी ब्रैकेट में कैश भी कर लेना, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। ठीक है, चलिए नाउ अब सबसे फर्स्ट आ जाते हैं बच्चे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। डेप्रिसिएशन तो आप फिक्स्ड एसेट पर ही लगाओगे ना, हालांकि वहां पर भी हम इसका यूज नहीं करेंगे बिकॉज इससे कोई कैश का फ्लो ही नहीं होता है, तो ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी है और नॉन कैश आइटम भी। इंटरेस्ट पेड से कैश का आउटफ्लो होता है, लेकिन इंटरेस्ट पे किस पर किया जाता है? वो किया जाता है डिबेंचर्स पर, वो किया जाता है बोरोइंग्स लोन्स इन पर। सो ये किसकी आइटम हो जाती है बच्चों? फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, इसको यहाँ पर हम वापस ऐड कर देंगे। प्रॉफिट में से पहले लेस कर दिया था ना, वापस ऐड कर दो। फॉरेन एक्सचेंज लॉस यहाँ ऐड हो जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एक्सेट्रा, और भी यहाँ पर कई आइटम्स होते हैं, ईटीसी लेस। Adjustment for non-current or non-cash items and non-operating items which have been already credited into profit and loss account. For example, interest earned, dividend earned, profit on sale of fixed assets and investments, operating profit before, ये जो आएगा ये करने के बाद बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आया। अब आपको दैट मीन्स ये हुआ, अब आपको वर्किंग कैपिटल यानी कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ओके, तो अब आपको करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट शो करना है। अब यहाँ पर यह आ जाता है कि मैडम ये कैसे याद करें कि ऐड तो कब करना है और लेस कब करना है? बच्चे मैं बिल्कुल इजी ट्रिक बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप इसमें बेस बना लो स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होती है स्टूडेंट्स? करंट असेट्स होती है। ठीक, हमने कहा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाया जाता है 2 इयर्स की बैलेंस शीट से ही बनाया जाता है। हमें दोनों पीरियड का स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। सपोज कीजिए, बिल्कुल छोटी सी अमाउंट में लेती हूँ, सपोज कीजिए कि लास्ट ईयर का जो ओपनिंग बैलेंस था वो था सपोज आपका 1,50,000। करंट ईयर का जो बैलेंस दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक का वो दिया हुआ है सपोज आपको 2 लाख। कितना इसमें डिफरेंस आया? तो हमने कहा 50,000। अगर हमें कोई कहे कि आपने सपोज एक बार मन में मतलब कि ये अज्यूम कर लीजिए कि आपने कोई परचेज नहीं करी, आपने कहा मैडम लास्ट ईयर तो हमारा ओपनिंग स्टॉक था 150, करंट ईयर में 2 लाख का हो गया, और ये मान ली परचेज नहीं, ये मान लीजिए कि सेल्स वगैरह नहीं हुई, तो यहाँ ये इसका मतलब ये हुआ कि 50,000 क्या हुआ? रेज हुआ, स्टॉक बढ़ रहा है, करंट असेट्स यानी कि स्टॉक में इंक्रीमेंट हुआ है। स्टॉक इंक्रीज होता है तो बच्चे स्टॉक को परचेज किया होगा तभी तो इंक्रीज हुआ है, परचेज किया होगा तभी तो इंक्रीज हुआ है। तो क्या हुआ? परचेज से क्या होता है? कैश का आउटफ्लो होता है। और दैट मीन्स ये हुआ कि हम ये कह रहे हैं कि अगर क्लोजिंग स्टॉक में स्टॉक अगर इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो हमारा रूल क्या बन गया? स्टॉक क्या होती है? करंट असेट्स होती है ना, तो इंक्रीज इन करंट असेट्स क्या हो जाएगी बच्चे? इंक्रीज इन करंट असेट्स लेस हो जाएगी। इसका रिवर्स कर दो, बस एक ही चीज याद रखनी है, आगे कुछ भी याद नहीं रखना है। हमने कहा इंक्रीज इन करंट असेट्स अगर लेस होती है तो इसका रिवर्स कर दो, इंक्रीज की जगह डिक्रीज और उधर करंट असेट्स की जगह करंट लायबिलिटी, वो क्या हो जाएगा? लेस। अब इसका रिवर्स ऐड में डाल दो, इंक्रीज इन करंट असेट्स लिया ना, ऊपर डिक्रीज इन करंट असेट्स ले लो, इधर डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज था, उधर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, वो ऐड में चला जाएगा। ठीक है, किसी भी एक पॉइंट को ले लो, डेटर्स को ले लो, किसी के भी एक पॉइंट को ले लो, उससे क्या हमें समझने में याद रखने में इजी रहेगा। चलिए, ये करने के बाद में कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आता है, इनकम टैक्स पे अगर आपने किया है उसको लेस कर दो, प्रोसीड्स फ्रॉम एनी डिजास्टर सेटलमेंट, ये बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है ना, ऐड होती है, ये हो गया। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये बिल्कुल सेम रहती है, इसलिए मैंने यहाँ पर वापस इसको नहीं बता रही हूँ, ये सेम है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड दोनों में। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये कैसे करना बच्चे? नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर आपको अगर दिया हुआ है ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, सबसे पहले आप उसका वो ले लेंगे, डिफरेंस अमाउंट ले लेंगे, ऐड करोगे ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स इफ एनी। बच्चे सिंपल सा ट्रीटमेंट बता रही हूँ, याद रखने का तरीका,
हम ऑपरेटिंग आइटम एक्टिविटी पर चल रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, जो नेट प्रॉफिट हमें लेना है, ये जो पार्ट्स है ना, रिजर्व, डिविडेंड, ये तीनों पार्ट्स किसके हैं, ये है बच्चे P&L एप्रोप्रिएशन के पार्ट्स। ओके, हमें क्या करना है, सबसे पहला काम कि जो नेट प्रॉफिट का डिफरेंस है उस डिफरेंस को P&L अकाउंट के प्रॉफिट पर लेकर आना है। क्यों? क्योंकि कंपनी अकाउंट्स में जो बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट का अमाउंट दिया हुआ रहता है वो आफ्टर एप्रोप्रिएशन के दिया हुआ रहता है। इसका मतलब कि वो P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट दिया हुआ है, हमें क्या करना है, एप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट को कन्वर्ट करना P&L के प्रॉफिट पर। इसका मतलब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या कह रहे हैं, नेट प्रॉफिट कैसा चाहिए, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सो ऐड कर दो प्रोविजन फॉर टैक्स को। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इफ एनी है डेबिटेड टू P&L अकाउंट, तब तो वो ऐड हो जाएगी, अदरवाइज नीचे जाकर यहाँ पर मैंने ये बताया है क्रेडिट में जा रही तो वो लेस हो जाएगी। रिफंड टैक्स इफ एनी अगर कोई दिया हुआ है बच्चे उसको लेस कर दो। डिक्रीज इन रिजर्व है, नॉर्मली नहीं होते, फिर भी अगर बाय साइड में ये शो होते हैं, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड दिए हुए हैं, तो उसको आप क्या करेंगे, लेस कर देंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का मैंने बता ही दिया, 2 बार मिसप्रिंट हो गया। चलो फिर आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इस तरह से आपका ये हो जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या है, ऑल द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस दैट अराइज फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजेक्शंस दैट आर क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द एंटरप्राइज आर टर्म्ड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ऑल सच आइटम्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिकर फ्रिक्वेंटली और रेगुलरली। मतलब कि ये जो आइटम्स होती है वो फ्रिक्वेंटली मतलब कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं की जाती है या नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट टू शेयर होल्डर्स इन द इवेंट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, क्लेम फॉर डैमेजेस रिसीव्ड एक्सेट्रा। Note, all cash outflows items will be shown in brackets. Bank OD is included in cash and cash equivalent. डिस्क्लोजर इन कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका क्या रहेगा बच्चे, इसमें बिल्कुल आपको दिखाना पड़ेगा एज ए वर्किंग नोट क्या कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपने कैसे कैलकुलेट किया। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक को ऐड करें, चेक्स एंड ड्राफ्ट ऑन हैंड अगर ओपनिंग बैलेंस वगैरह है तो उसको भी ऐड करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स मीन्स मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो कि 90 डेज से रिलेवेंट होती है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इस तरह से आ जाएगा। यस, सम स्पेशल ट्रांजेक्शन ट्रीटमेंट्स, कुछ मैंने यहाँ स्पेशल ट्रीटमेंट्स लिए हैं। वैसे तो यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड भी आता है, बट बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड दोनों का ट्रीटमेंट एक जैसा रहता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर केवल प्रोविजन फॉर टैक्स का ही बता रही हूँ ट्रीटमेंट। प्रपोज डिविडेंड का भी ट्रीटमेंट ऐसा ही रहता है, मीन्स अगर इसकी जगह प्रपोज डिविडेंड आपका आता है और इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो ही आप यूज करोगे जैसा कि प्रोविजन फॉर टैक्स में कर रहे हो। यस, प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन ट्रीटेड एज ए नॉन करंट लाइबिलिटी। सबसे फर्स्ट बात, क्योंकि अगर करंट लाइबिलिटी अगर आप इसको मान लेते हो गलती से तो वो आप कहाँ ले जाते हो बच्चे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, वहां मत ले जाना। वो जो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का पार्ट कर रहे थे ना, वहां पर मत ले जाना, मैं ये कह रही हूँ। आएगा तो प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब कि पेमेंट वगैरह तो उसी में जाएगा, लेकिन इसको वर्किंग कैपिटल में मत ले जाना। ओके, चलिए प्रोविजन ऑफ फॉर टैक्सेशन का जो हम अकाउंट बनाते हैं ये फिक्स फॉर्मेट रहता है बच्चों। नॉर्मल केस में ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस BD, टू बैलेंस CD ये दिया हुआ रहेगा क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता ही 2 इयर्स की बैलेंस शीट से है। चलिए अब आ जाता है आपका इसके बाद में टू कैश और बैंक अकाउंट। टू कैश और बैंक अकाउंट सेंस क्या है, टू कैश और बैंक अकाउंट सेंस ये है कि करंट ईयर में आपने कितना टैक्स का पेमेंट किया है। बाय P&L सेंस क्या है, बाय P&L सेंस ये है कि करंट ईयर में आपने प्रोविजन कितना बनाया, प्रोविजन। ओके, अब इसमें हम लेते हैं केस नंबर 1। इफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज गिवन इन बैलेंस शीट ओनली, केवल प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में ही दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल पहले चीज तो ये कि क्या ट्रीटमेंट रहता है, तो इट इज अज्यूम्ड दैट ओपनिंग बैलेंस पेड रहेगा एंड क्लोजिंग बैलेंस जो रहता है वो मेड मतलब की है इस साल बनाया, करंट ईयर में आपने मेक किया है, जिसको हम कहाँ ले जाते हैं, P&L अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, नाउ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। फॉर एग्जाम्पल
केस 1 का ही हम एक एग्जांपल लें. इन द केस 1, if balance sheet shows the provision for tax amount previous year, in the previous year amount rupees 50,000 and in the current year amount rupees 80,000. okay, provision for taxation account show करें. बाय बैलेंस बीडी प्रीवियस ईयर का जो है अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, इट इज ट्रीटेड एज ए ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स. बाय बैलेंस बीडी अमाउंट रुपीज 50,000. क्लोजिंग बैलेंस सीडी टू बैलेंस सीडी में चला जाएगा, दैट इज 80,000 टू बैलेंस सीडी. नो एनी इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन अबाउट द पेमेंट और मेड. ठीक, ना तो आपको पेमेंट के लिए इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि करंट ईयर में कितना टैक्स का पेमेंट किया है, और ना ही इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको कि करंट ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस से कितना प्रोविजन आपने मेक किया है. ठीक, इन दैट केस हम क्या करेंगे? इन दैट केस आप क्या करो, फर्स्ट वर्किंग तो आपकी क्या रहेगी? फर्स्ट वर्किंग इज दैट कि प्रोविजन फॉर टैक्स का जो प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर का बैलेंस है ट्रांसफर कर दे इन द प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में एज ए बाय बैलेंस बीडी एंड एज ए टू बैलेंस सीडी. ओके, नेक्स्ट, नो एनी इंफॉर्मेशन इन दैट केस. ओपनिंग पेड रूल क्या मैं बोल रही हूँ वापस सुनिए. ओपनिंग पेड, क्लोजिंग मेड. ओपनिंग कितना बच्चे? ओपनिंग बैलेंस इज 50,000. ओपनिंग पेड 50,000 टू कैश अकाउंट. क्लोजिंग 80,000. क्लोजिंग मेड बाय P&L 80,000. इज दैट क्लियर? या. Case number 2, if provision for tax is given in balance sheet and tax paid during this year is also given in the question. Both informations are given in the question. Provision for tax 50,000, 80,000, tax paid amount rupees 20,000, provision for taxation. क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है फर्स्ट वर्किंग ये रहेगा आपका कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो इन्फॉर्मेशन आप इसमें अकाउंट में ले लीजिए. फर्स्ट आपका बाय बैलेंस बीडी अमाउंट रुपीज 50,000, टू बैलेंस सीडी 80,000 एंड टैक्स पेड दैट मीन्स टू कैश अमाउंट रुपीज 20,000 ना. सो बैलेंसिंग फिगर इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दिस अमाउंट कॉल्ड provision made for taxation during this year. okay, now next. अब इसका रिवर्स ले लेते हैं. ठीक, यहाँ था आपका ऊपर आपका टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर. अब आ जाता है टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर. अब देखो इस 90,000 को आप कहाँ ले जाओगे? यहाँ बाय P&L अकाउंट में, और जो बैलेंसिंग फिगर रह जाएगा वो टू कैश चला जाएगा. म्यूट बच्चे, म्यूट. यस. So by balance BD 50,000, to balance CD 80,000, by P&L 90,000. So balancing figure, that is the difference of the provision for tax account 60,000 appear in two sides. Okay. Note, in the above cases, cash amount will be shown as tax paid and P&L account amount added in current year's profit. Is that clear? ठीक है. टैक्स पेड आप ऑपरेटिंग आइटम्स में बिल्कुल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बिल्कुल लास्ट में शो करेंगे. बाय P&L का जो अमाउंट है उसको आप एडजस्टमेंट में स्टार्टिंग में जो हमने किया था P&L का एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट्स एज पर P&L अकाउंट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड बिफोर टैक्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. केस नंबर 1. पहली चीज तो ध्यान तो है आप लोगों को. आर यू नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन टिल द डेट भी नहीं कर, हाँ टिल द डेट ऑफ बैलेंस शीट. बैलेंस शीट की डेट तक जो डेप्रिसिएशन किसी असेट पर लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. मतलब कि उसको अलग से रख रखा है और फिक्स्ड असेट्स जो है वो सेपरेट है. ठीक है, चलिए. Yes, case number 1, when fixed assets account and accumulated depreciation account are given in balance sheet. Both are given in the balance sheet. Fixed assets amount rupees 25 lakhs in the previous year and current year 15 lakhs. Accumulated depreciation amount rupees 2 lakh and current year amount rupees 2,20,000. Okay. First one thing is that the amount of rupees 25 lakhs and rupees 15 lakhs are cost of fixed assets. ठीक है, ये क्या है? कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट्स.
ये यस मैम मीन्स आप किसके लिए एग्री हैं मैम? प्लीज स्पीक इन इंग्लिश और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलिए ना, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि फिक्स्ड असेट्स का ओके चलिए यस फिक्स्ड असेट्स टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिक्स्ड असेट्स कौन सा रहेगा बच्चे? प्रीवियस ईयर का जो ओपनिंग बैलेंस है उसको आप टू साइड में ले जाएंगे बिकॉज फिक्स्ड असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। सो ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिक्स्ड असेट्स कहाँ चला जाएगा? डेबिट में। अब आप लोग जब बनाते हो बच्चे, टाइम बहुत कम रहता है, ध्यान से सुनिएगा, टाइम इज सो शॉर्ट ड्यूरिंग एग्जाम पीरियड, ठीक? तो हमें क्या करना है कि ये जो ओपनिंग क्लोजिंग अमाउंट्स है उनको 2-3 लाइन छोड़ते हुए, 2-3 लाइन स्किप करते हुए आप क्लोजिंग बैलेंस को भी साथ के साथ लिखते हुए अपना क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं, नहीं तो आप बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा आप लोगों का। ओके चलिए यस केवल इतनी सी इंफॉर्मेशन है। No sale, no purchase informations are given in the question. In that case, we are assumed that the company no sale or purchases. But if the difference in the balances of fixed assets, then it is assumed there is sale or purchase. तो यहाँ पर हमने देखा बच्चे ओपनिंग बैलेंस 25 lakhs, क्लोजिंग बैलेंस 15 lakhs. दैट मीन्स क्या हो गया? देयर इज सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। इसको कहाँ दिखाएंगे, शो करेंगे? बाय बैंक में 10 lakhs, ठीक? ऐसे ही आपका नेक्स्ट रहता है इसमें ही फिक्स्ड असेट्स में ही। अच्छा इसका पेज शो नहीं हो रहा है क्या? इस स्लाइड में मेरे ख्याल से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। 1 मिनट। केस 1 को मैंने यहाँ पर वापस लिया है। ओके चेंज किया था बच्चे, यहाँ पे मैं चेंज करने से भूल गई थी। ये वाला आप समझ लो, ओपनिंग बैलेंस 25 lakhs है एंड क्लोजिंग बैलेंस 28 lakhs है। तो यहाँ पर परचेज हुआ 3 lakh का। ये वाला इसलिए किया था, यहाँ पर अगर आप करते हैं ना बाय बैंक 10 lakhs तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी शो करना होता, इसलिए मैंने इसको स्किप करा था। ये कैंसिल होने से रह गया, डिलीट होने से रह गया था। चलिए तो टू बैंक क्या है बच्चे? परचेजेज है। अब ये चीज रहती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनेगा? तो बच्चे ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस ₹2,80,000। डिफरेंस अमाउंट क्या शो करेगा? दिस इज द बैलेंसिंग फिगर एंड दिस इज शो दैट द डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर। ओके अब यहाँ पर ये चीज है कि इनका ट्रीटमेंट कैसे कैसे रहेगा टू बैंक। सेंस ये हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा बैंक, तो ये किस एक्टिविटी में जाएगा? इन्वेस्टिंग। इधर बाय P&L शो हो रहा है, ये कहाँ जाएगा बच्चे? एडजस्टमेंट में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। नेक्स्ट व्हेन फिक्स्ड असेट्स अकाउंट, accumulated depreciation account given in balance sheet and purchases are also given in other information. Fixed assets 13,50,000 previous year में, current year में आपको 11,25,000 की given है। लेस accumulated depreciation दिया हुआ है during the year fixed assets with a net book value of rupees 11,250 net book value. Accumulated depreciation 33,750 was sold at rupees 9,000, ठीक है? There is a loss on sale of fixed assets because यहाँ word use, wording पर ध्यान देना स्टूडेंट्स। This is the net book value, not the cost. Net book value sense WDV, okay? So 11,250 WDV less करा 9,000, there is the loss of rupees 2,250 rupees का। So अब हम क्या करेंगे? फिक्स्ड असेट्स अकाउंट बनाया, ओपनिंग बैलेंस लिया सॉरी टू बैलेंस बीडी 1125, क्लोजिंग बैलेंस को भी हाथों हाथ ले लो साथ में 13,50,000 जो आपने सेल आउट किया है, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। सो बाय बैंक ₹9,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी तक कितना चार्ज हो चुका था? 33,750। ये कहाँ से आएगा? नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना, वहां से यहाँ ट्रांसफर होता है स्टूडेंट्स। ओके अब यहाँ जो आपका बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो बैलेंसिंग फिगर रहेगा टू बैंक 2,70,000। यहाँ ये चीज आ जाती है कि इसका ट्रीटमेंट क्या क्या करें, तो मैंने इसको अलग से ना समझाकर मैंने इसमें ही आपको बता रही हूँ।
टू बैंक जो कर रहे हैं, कैश का फ्लो हो रहा है, पहले तो ये देख लो कैश का फ्लो हो रहा है ना। सो कैश का फ्लो जहां होता है उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंक्लूड करते हैं। ठीक, तो दिस अमाउंट attracted cash flow statement, so to bank account and by bank account. This is the purchase of fixed asset and this is the sale of fixed asset. Both are included or transfer into investing activity. And accumulated depreciation in P&L account, these are treated in operating activity. Okay, now accumulated depreciation account, opening balance and closing balance given in the question, only transfer करना है आपको. After then accumulated depreciation on sale of fixed asset कितना अमाउंट है 33,750. स्टूडेंट 225 में ये 33,750 इंक्लूड है, इसको हटा दो, इसको यहाँ से हटा दो. तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हटाने के लिए हम रिवर्स साइड में, अपोजिट साइड में, इसकी अपोजिट साइड में ट्रीटमेंट शो करेंगे. सो टू फिक्स्ड एसेट 33,750, बैलेंसिंग फिगर इज बाय P&L अकाउंट एंड कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इसको शो करेंगे. और ये क्या है 90,000, दिस इज द करंट ईयर्स depreciation. Ma'am, can we say that operating include the entries of P&L account and financial activities including entries of P&L? ना अच्छा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सभी चीजों को लेना है. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो होती है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आप पूछ रहे हैं कि ओनली इंक्लूड द एंट्रीज ऑफ P&L अकाउंट एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इंक्लूड एंट्रीज ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन. नो. चलिए केस नंबर 3. अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो तो बोल देना. When the fixed assets is shown at the WDV, ये तो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का केस. अब WDV का केस बता रही हूँ मैं. फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट अगर WDV पर शो हो रहा है तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टू बैलेंस BD लिया, बाय बैलेंस CD लिया. मीन्स ये दोनों बैलेंसेस तो बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपीयर रहते हैं, उनको डायरेक्टली आप यहाँ पर शो करेंगे. नाउ नेक्स्ट, अगर कोई सेल है फिक्स्ड एसेट्स की, बाय बैंक में शो करें. उस पर अगर लॉस हो रहा है बाय P&L में चला जाएगा. इफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट देन टू P&L अकाउंट. depreciation during this current year or financial year, then correct ma'am, debit side for fixed assets account, depreciation in operating items as an adjustment. Question. Yes. From the information containing in income statement and balance sheet of A Limited, prepare cash flow statement. Net sales less cash cost of sales, that means क्या हो गया, this is cash cost of sales means क्या हुआ, एक तरह से बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोल सकते हैं इसको. Depreciation, salaries, retained earnings and profits brought forward, dividends declared and paid during the year, profit and loss account balance as on 2015. Yes. कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये इनकम स्टेटमेंट था. अब बैलेंस शीट गिवन है, शो रखा है. शेयर कैपिटल इन्होंने बताया है, रिजर्व एंड सरप्लस. नेटवर्क इश्यूज मेरे इधर से हो रहा है. अच्छी मिस कृतिका अरोड़ा. ओके, वॉइस प्रॉब्लम है एक्चुअली, मैंने हेडफोन हटा दिया था. ओके क्लियर. वो रिक्वेस्ट
मत करो मिस शिवांगी चौधरी। चलिए यस कम अपने टॉप बच्चे। शेयर कैपिटल जो है अब तो सही आ रही है आपको। यस रिजर्व एंड सरप्लस, ट्रेड पेबल्स, other current liabilities, short-term provisions, fixed assets, tangible assets, inventories, trade receivables, cash and cash equivalents, short-term loans and advances। इसमें नॉट ऑन अकाउंट में टेंजिबल असेट्स में इन्होंने किस किस को इंक्लूड किया है, मैं यहाँ पर साथ में आपको क्लियर करती जा रही हूँ। लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है लैंड पर। और डेप्रिसिएशन प्रोविजन दिया हुआ है। अदर करंट लाइबिलिटीज में इंक्लूड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में ओनली एडवांसेस। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 7,20,000। बच्चे ओरिजिनल कॉस्ट मतलब कि जितने पर आपने इसको परचेज किया था। नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यहाँ इन्होंने मेंशन नहीं किया है, बाकी आप लोग अगर चाहें मेंशन करें ब्रैकेट में बाय इनडायरेक्ट मेथड। यस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। बच्चे मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के साथ साथ विद द आइटम्स ऑफ टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आप पहले ही एप्रोप्रिएशन का जो पार्ट था कौन कौन सा, जनरल रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, इन सब का भी आप पहले ही एडजस्टमेंट कर लें, मीन्स ऐड कर दें, वापस ऐड कर दें। और ऐड करने के बाद यहाँ पर बच्चे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में इंक्लूड करना चाहिए। सो यहाँ वर्किंग नोट में आप लोग को दिया हुआ भी है, नहीं है चलो तो मैं वैसे ही बता देती हूँ। ये आपका ले रहा है 16 लाख का अमाउंट। यस 16 लाख का अमाउंट है। मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट, तो प्रॉफिट एक तो यहाँ पर बच्चे दिया हुआ है 7,20,000 का। इसके ऊपर देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, प्रोविजन फॉर टैक्स का। हम क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में हम डायरेक्ट ये ही ले लेंगे 720 और फिर टैक्स को ऐड कर लेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को तो आपने ऐड और लेस कर नहीं रखा है, इसलिए उसको तो ध्यान में इस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, इस क्वेश्चन में हम ध्यान नहीं रखेंगे। तो 720,000 प्लस कर लेंगे टैक्स को 880,000, सो टोटल इज 16 लाख। इसको हम वहां पर क्या लेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड बिफोर टैक्स अमाउंट। ठीक है, अब ये चीज रहती है कि मैडम ये बाद वाला अमाउंट हमने क्यों लिया। बच्चे बाद वाला अगर आप if are taken this amount, ठीक, करेंगे इनकम से इसको ले, तो जब दिया सबको एडलेस तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, चेक कर लीजिए। आई थिंक अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरे यहाँ से नेटवर्क इश्यू, फाइन नाउ, ओके मिस कृतिका, यस चलिए, यस 16 लाख नाउ क्लियर। 16 लाख कैसे आया वापस समझ लीजिए, अगर वॉइस बैक की वजह से आप लोगों को समझ में ना आया हो। नेट ऑपरेटिंग इनकम 7,20,000 प्लस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 8,80,000 इज इक्वल टू अमाउंट रुपीज 16 lakhs. So this is the amount of 16 lakhs. Yes.
अब हम एडजस्टमेंट्स पर आ जाते हैं। एडजस्टमेंट, सबसे फर्स्ट हम एडजस्टमेंट क्या करते हैं? एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स विच हैव बीन ऑलरेडी डेबिटेड इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगेन सुन लीजिए, यस, नॉन कैश एंड नॉन operating items which have been already debited into profit and loss account। हमें यहाँ पर केवल इतनी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है, इनमें से देखना है कि नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स कौन कौन सी है। कैश कॉस्ट और सेल्स कैश आइटम है, छोड़ दो। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश भी है और नॉन ऑपरेटिंग। अगेन इसको क्या कर दें आप, ऐड कर दीजिए। सैलरी एंड वेजेस नहीं आएगा बिकॉज दिस इज द ऑपरेटिंग आइटम। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी नहीं लेंगे, सो केवल आप 6 lakhs की अमाउंट यहाँ पर ऐड कर देंगे। अमाउंट कितना आया बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस? 6 lakh को ऐड करने के बाद 22 lakhs। अब मैंने बताया था ऐड और लेस, इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज। अगर करंट असेट्स इंक्रीज हो रही है बच्चे उसको लेस करते हैं, और अगर करंट असेट्स डिक्रीज हो रही है उसको ऐड करते हैं। और इसका रिवर्स स्टेटमेंट इन द केस ऑफ करंट लायबिलिटीज। तो इसमें तो कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई थिंक सो। सॉरी, डाउन में चला गया मेरा, सॉरी। यस, तो यहाँ करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के लिए अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे बैलेंस शीट की असेट्स और लायबिलिटी साइड, और उसमें से भी केवल और केवल ओनली current assets and current liabilities. So current assets, first one is inventories, 960 से, sorry, last year थी 26,40,000 2014 में, now 9,60,000। so difference क्या रहेगा यहाँ पर? एड। ओके, क्यों? क्योंकि स्टॉक आपका रिड्यूस हो रहा है, सो करंट असेट्स रिड्यूस होती है तो ऐड कर दें। सेम थिंग इन ट्रेड रिसीवेबल्स, करंट असेट्स इंक्रीज हो रही है, लेस कर दो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को स्टूडेंट्स यहाँ नहीं लेना है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस को यहाँ लेंगे, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस को लेना है। लास्ट ईयर कितना था? 78,000, करंट ईयर में 90,000 हो गया है। तो असेट्स सेंस ये हुआ कि हमने किसी को दे रखा है, तभी तो वो असेट्स है, इन फ्यूचर में उसका अमाउंट हमें रिसीव होगा। तो हमने कहा लास्ट ईयर तक तो हमने 78,000 दे रखा था, अब 90,000 हो गया, इसका मतलब 12,000 आपने इस करंट ईयर में दिया होगा। सो इसको भी आप क्या कर देंगे स्टूडेंट्स? लेस कर देंगे। ऊपर ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, इनको लेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का हम देखते हैं अभी नोट जो बैलेंस शीट्स के दिए हुए हैं कि शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में इन्होंने किस किस को इंक्लूड किया हुआ है। दिया है क्या नोट? ये दिया हुआ है बच्चों, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इनकम टैक्स पेबल शो है ना, तो इनकम टैक्स पेबल दिया हुआ है। सो यहाँ पर इन्होंने बताया लास्ट ईयर 120, करंट ईयर 132। वही वाला केस आ गया जो मैंने बताया था, नो अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोविजन फॉर टैक्स और अबाउट द टैक्स। सो यहाँ पर तो प्रोविजन भी नहीं है वैसे देखा जाए तो, दिस इज द इनकम टैक्स पेबल। ठीक, तो इनकम टैक्स पेबल सेंस ये हो गया कि लास्ट ईयर 120 का था, तो बच्चे करंट ईयर में इस 120 को देना है एंड 132 को नहीं देना है। और वैसे आप इसको क्लैरिफाई और करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं क्या कि प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में कितना शो हो रहा है? 8,80,000। बच्चे अगर आप प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाते हैं, बनाया क्या इन्होंने प्रोविजन फॉर टैक्स? नहीं बनाया, चलिए। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट आप लोग रफली अगर आप बनाते हो तो अब इसमें आप क्या करेंगे, मैंने जो आपको वहाँ फॉर्मेट बताया था उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप सबसे फर्स्ट ये बाय बैलेंस बीडी करेंगे। बाय बैलेंस बीडी में अमाउंट कितना आ जाएगा? बाय बैलेंस बीडी में 1,20,000। सपोज कीजिए यही अपना अकाउंट है, तो बाय बैलेंस बीडी हो गया ये 120,000, 132 टू बैलेंस बीडी हो गया। ठीक, नाउ कम ऑन to the P&L account, means income statement. Provision for tax, that means tax made during the year, amount rupees 8,80,000. So 8,80,000 को हम बाय P&L में अगर शो करते हैं तो ये कितना हो जाएगा?
यस 120 प्लस 8,80,000 कितना हुआ 10 लैक्स। 10 लैक्स को माइनस कीजिएगा 132 में से, कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? 10 लैक्स माइनस 132 आ गए 868,000। इज दैट क्लियर ना? ओके 8,68,000। अब हम हमारे देखिए सॉल्यूशन पर आ जाओ। इनकम टैक्स पेड 868,000। ओके चलिए एक्सप्लेन वंस अगेन। ओके इसका मतलब ध्यान तो है आप लोगों का क्लास पर। चलिए वेरी गुड बच्चे। TFT सेंस कृतिका एक्सप्लेन्स वन अगेन TFT। वापस समझ लीजिए बच्चे, मैंने आप लोगों को जो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बताया था वापस मैं इस पर बता रही हूँ बच्चे। ये आप इसका परफॉर्मा याद रखना, ये परफॉर्मा प्रोविजन फॉर टैक्स का, ठीक। बाय बैलेंस बीडी, बाय P&L, टू कैश, टू बैलेंस सीडी, नॉर्मल वे में यही चलता है। नॉर्मल वे में वो एडवांस टैक्स वगैरह इनका अगर जब तक ट्रीटमेंट क्वेश्चन में नहीं आ जाता है तब तक ये ओके PFT प्रोविजन फॉर टैक्स। ओके या सो ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ पर ले लीजिए आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आप के पास नोटबुक वगैरह जो है उसमें नोट डाउन करते जाइए। प्रोविजन फॉर टैक्स यस, बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस ले लीजिए, टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस ले लीजिए। क्वेश्चन में आपको P&L में दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट। दिस इज द provision made during the year for income tax, okay, 8,80,000. So difference amount is tax paid during the year amount rupees 868,000. इस तरह से आया ये है ना 868,000। ओके चलो या ये करने के बाद में हम यहाँ पर चल रहे थे स्टूडेंट्स। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 38,68,000। इनकम टैक्स पेड अमाउंट रुपीज 8,68,000। क्योंकि ये इनकम टैक्स पेड कैश आउटफ्लो का आइटम है सो विद इन ब्रैकेट इसको शो करना होता है, ब्रैकेट में शो कर लेंगे हम। और जो डिफरेंस अमाउंट है वो 30 लैक्स आपका नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन हुआ। प्लीज बच्चे अभी देखते हैं अभी जस्ट ए मिनट। मिस्टर लोकेश यस, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम क्या देखते हैं? ओनली, मैंने क्या बताया था इसका कि केवल और केवल आपको असेट साइड देखना है। उसमें भी बच्चों करंट असेट्स को हटा दो, केवल नॉन करंट असेट्स। कौन कौन सी? फिक्स्ड असेट्स और इन्वेस्टमेंट, बस दो ही चीजें आती है इसमें। सो सबसे फर्स्ट आपने लिया, सबसे फर्स्ट आप लोगों ने लिया यहाँ पर लैंड गिवन है। लैंड पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, सो डिफरेंस अमाउंट ट्रीटेड एज ए परचेज ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो इसका जो भी आपका डिफरेंस अमाउंट आएगा दैट इज 5,20,000। नो 4,20,000। चलो देख लेना, 4,80,000 आएगा। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका क्या? 4,80,000, यस, है ना। 4,80,000। 4,80,000 इज द परचेज ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर। बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट का आपको अमाउंट दिया हुआ है, इसी के साथ साथ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। दैट मीन्स बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट्स किस अमाउंट पर शो हो रहा है बच्चों? कॉस्ट पर हो रहा है। सो यहाँ हम दोनों अकाउंट्स बनाएंगे, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट अकाउंट भी बनेगा एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो यूजुअली जैसे जाता है टू बैलेंस रेडी, बाय बैलेंस सीडी, ये हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ देखिएगा टेंजिबल एसेट्स में केवल दो ही एसेट्स है, एक लैंड एंड बिल्डिंग, सेकंड वन इज बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट्स। सो अगर यहाँ पर डेप्रिसिएशन सिंपल दिया हुआ है दैट मीन्स क्या हुआ? ये डेप्रिसिएशन किस पर है? लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड पर नहीं है, केवल बिल्डिंग पर ही है। ठीक है, तो इसको 6 लाख के अमाउंट को हम ये मान के चलेंगे ये बिल्डिंग का ही है, तो इसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में ले जाएंगे। दिस इज द करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन अमाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जो हमारा यहाँ पर बनेगा उसमें हम क्या करेंगे बच्चों? बाय बैलेंस बीडी अमाउंट रुपीज 12 lakhs। दिस अमाउंट इज गिवन इन द क्वेश्चन। 13,20,000 भी दी हुई है।
प्रोविजनल ये अमाउंट आपको 6 लाख कहाँ से आया? ये 6 लाख करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन, ठीक है। चलिए 6 लाख लेने के बाद में अब जो आपका डिफरेंस अमाउंट आएगा, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। 4,80,000 इज द बैलेंसिंग फिगर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो 4,80,000, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट दिस अमाउंट इज द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल असेट। ओके, यहाँ पर जो डिस्पोज ऑफ हुई है ना उस पर है। अब यहाँ पर हमने देखा कि बिल्डिंग अकाउंट जो है उसमें ओपनिंग बैलेंस 36 था, क्लोजिंग बैलेंस 57,60,000 है। स्टूडेंट से जो डिफरेंस अमाउंट है उस अमाउंट को देखा हमने, वो कितना आ रहा है। बट इससे काम नहीं चलेगा बिकॉज P&L अकाउंट ऊपर जो इनकम स्टेटमेंट गिवन है आपको, वहां पर भी इसका ट्रीटमेंट एक शो हो रखा है, वो है यहाँ पर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। अमाउंट इज 1,20,000। अब यहाँ पर इससे कैसे हम मालूम करेंगे? अब वापस बच्चे नीचे आ जाओ। 1,20,000 1,20,000 क्या शो हो रहा था? दिस इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। सो 1,20,000 सॉरी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। 1,20,000 क्या था? आपका प्रॉफिट था। यहाँ हमने कहा कि ध्यान से समझना बच्चे इस क्वेश्चन को। यहाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो तो है टू सेल ऑफ एसेट, ठीक। इस 4,80,000 को हम ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं बाय सेल ऑफ एसेट में, लेकिन इन्होंने क्या करा, एक साथ कंबाइंड में 720 ले लिया है। इसको अगर अपन अलग अलग शो करते हैं तो इसका एक अमाउंट आएगा बाय सेल ऑफ एसेट, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अमाउंट 4,80,000, ठीक, एक अमाउंट। दूसरा अमाउंट आएगा टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। प्रॉफिट हुआ है ना, वहां 120,000 क्या था? आपका प्रॉफिट था। ओके, अब ये रहता है कि रिमेनिंग अमाउंट कहाँ से ली जाए। तो बच्चे यहाँ ये कह रहा है कि 4,80,000 का तो आपका सेल ऑफ एसेट था, मीन्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था। उधर हमने कहा 1,20,000 आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ पर अगर हम लेते हैं तो 6 लाख आ रहा है, रिमेनिंग और क्या रहता है आपका 1,20,000। ये 1,20,000 उसकी क्या थी? दैट मीन्स कॉस्ट। अब ये कैसे निकालते हैं वो मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। बच्चे ओरिजिनल कॉस्ट 720 की दी हुई है। One minute. Yes, this no. The original cost of equipment sold during the year 2014-15 was rupees 7,20,000. 7,20,000 उसकी कॉस्ट है। कैलकुलेट करते जाना स्टूडेंट्स। 7,20,000 उसकी कॉस्ट है। 720 minus 480. This is the net cost or WDV. Amount rupees 2,40,000. ठीक। कॉस्ट प्लस WDV, दिस इज नेट कॉस्ट और WDV। WDV में अगर हम प्रॉफिट ऐड कर देते हैं देन दिस इज द अमाउंट ऑफ सेल ऑफ एसेट। सो सेल ऑफ एसेट कितना आया? तो 240 WDV था, प्रॉफिट आपका हुआ है 120, तो टोटल आया आपका 3,60,000। 3,60,000 सेल ऑफ एसेट्स आया। अगर आप इसको अलग अलग सेपरेटली दिखाते हैं, शो करते हैं, तो आप इसको सेपरेटली कैसे शो करेंगे समझ लो इसको। बाय बैंक अकाउंट अमाउंट रुपीज 360, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अमाउंट रुपीज 4,80,000, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट or to P&L account amount rupees 1,20,000। ठीक, इस तरह से यहाँ पर 720 को जो इन्होंने एक साथ किया ना बाय सेल ऑफ एसेट, वैसे देखा जाए तरीका गलत है, इसको आप डिटेल में शो कीजिएगा, वापस सुन लो, आप नोट डाउन कर लो अपने नोटबुक्स में। बाय बैंक अकाउंट अमाउंट रुपीज 3,60,000, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अमाउंट रुपीज 4,80,000, to P&L account
विद इन ब्रैकेट लिखिएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ओके, अमाउंट रुपीज 1,20,000। आफ्टर देन आप बैलेंसिंग फिगर निकाल कर देख लीजिए, ये बैलेंसिंग फिगर 28,80,000 आ रहा है टू कैश और बैंक। दिस इज द परचेज ऑफ एसेट एंड दिस इज द बैलेंसिंग फिगर ऑफ दिस अकाउंट, ओके। अब इसका आपका ट्रीटमेंट रहता है, सो हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पर आ जाएं स्टूडेंट्स। सो परचेज ऑफ लैंड आप लोग कर ही लेंगे, लैंड पर कोई आपका डेप्रिसिएशन नहीं होता है। सो द डिफरेंस क्या शो करेगा, डिफरेंस शो कर रहा है यहाँ पर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट दैट मीन्स लैंड। बाकी बचा इसमें ओनली बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, वो हमने यहाँ पर जो बिल्डिंग अकाउंट बनाया था इससे शो हो रहा है। अगर आप मैंने जो ट्रीटमेंट बताया उस वे से आप शो करेंगे तब तो आपका क्लियर होगा। अब बच्चे आपने बाय सेल ऑफ एसेट बता दिया और गलती से आपने इस 720 को कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ले लिया, बच्चे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ओके। तो शो कैसे करना है वापस मैं कह रही हूँ, अपनी नोटबुक में नोट कर लो स्टूडेंट्स। बाय कैश 3,60,000 का अमाउंट, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अमाउंट रुपीज 480, ठीक। टू साइड पर आ जाओ, टू P&L अकाउंट विद इन ब्रैकेट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ओके। चलिए, तो बाय बैंक सेंस ये हुआ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका कैश का फ्लो हो रहा है और इनफ्लो हो रहा है। सो यहाँ सेल ऑफ इक्विपमेंट 3,60,000 शो करेंगे, परचेज